दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के साथ साथ सीसैट पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीसैट को क्वालिफाई किए बिना आप इस परीक्षा को क्लियर नहीं कर सकते हैं। सीसैट पेपर में सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, बोधगम्यता, कॉम्प्रिहेंशन, संप्रेषण, निर्णयन, तार्किक क्षमता और अंकगणित के साथ साथ सामान्य बौद्धिक योग्यता यानी जनरल मेंटल एबिलिटी खंड बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे तैयार करना बहुत ज़रूरी है। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में सीसैट पेपर में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के रिवीजन के क्रम में हम इस वीडियो में वर्ष 2020 और 2021 में पूछे गए सामान्य बौद्धिक योग्यता के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे यानी रिवाइज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले वर्ष 2021 में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा कि उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। वह महिला इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन है आपके बहन, पत्नी, माता या फिर पुत्री। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा? देखिए प्रश्न को अगर जो आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा है कि उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। तो आप देख सकते हैं औरत के पिता के एकमात्र पुत्री का अर्थ हुआ वो महिला स्वयं। तो इसलिए वह औरत उस व्यक्ति की माँ है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, माता। अगला प्रश्न है कि यदि बीते कल के पहले का दिन शनिवार था तो आने वाले कल के बाद कौन सा दिन होगा? तो आप अगर जो आज का दिन यहाँ पर लीजिए, आज के दिन से बीता हुआ कल, तो आज बीते हुए कल से पहले का दिन शनिवार था। बीता हुआ कल जो है शनिवार था, तो आज का दिन क्या हो जाएगा? बीते हुए कल के पहले का दिन जो है वो शनिवार था, तो आज का दिन कौन सा हो जाएगा? सोमवार यानी मंडे हो जाएगा। बीता हुआ कल आपका रविवार हो जाएगा यानी संडे हो जाएगा, और बीते हुए कल से पहले का दिन आपका शनिवार हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया है कि फिर उसके बाद आने वाले कल के बाद कौन सा दिन होगा? तो आज अगर जो सोमवार हो गया इस आधार पर, तो आज के बाद कल जो है वो मंगलवार हो जाएगा, और मंगलवार के एक दिन बाद यानी कल के एक दिन बाद जो होगा वो बुधवार हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यदि बीते हुए कल के पहले का दिन शनिवार है तो कल, यहाँ पर कल के पहले एक दिन शनिवार आ रहा है, तो शनिवार, कल रविवार, फिर आज जो है सोमवार हो जाएगा। तो सोमवार के बाद पूछा गया है, आने वाला कल यानी सोमवार के बाद आने वाला कल मंगलवार है, उसके बाद का दिन बुधवार होगा। अगला प्रश्न है पृथक रूप से संबंधित युग्म का चयन कीजिए। इसमें देखिए अपराध दंड, निर्णय वकालत, उद्यम सफलता और व्यायाम स्वास्थ्य। तो आप देखिए विकल्प ए में आप देख सकते हैं कि अपराध करने पर दंड दिया जाता है, और उद्यम करने पर सफलता मिलती है, व्यायाम करने पर स्वास्थ्य सही रहता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बी देख सकते हैं, निर्णय करने पर वकालत नहीं, ये सही नहीं है। तो सही युग्म जो है वो ए, सी और डी हैं। बी आपका सही युग्म नहीं यानी पृथक है, इन तीनों से अलग है। तो आप देख लीजिए। देखिए दोस्तों विकल्प ए, सी और डी में दाईं ओर दिया गया शब्द किसी व्यक्ति द्वारा बाईं ओर किए गए कार्य का परिणाम है। अपराध करने पर दंड दिया जाता है, उद्यम से सफलता मिलती है, व्यायाम से स्वास्थ्य सही रहता है। विकल्प बी इन सभी से अलग है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश यानी डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित करके तीसरा शब्द प्राप्त कीजिए। इसमें देखिए क्वेजी, क्वीन, क्वालिटी, क्वेश्चन और क्वार्टर दिया गया है। तो आप जानते हैं कि जो डिक्शनरी होती है वो शब्दों के क्रम के आधार पर, जैसे ए, बी, सी, डी, इन्हीं के आधार पर व्यवस्थित होती है, ताकि आप आसानी से उन शब्दों को सर्च कर सकें। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले स्थान पर क्यू यू सभी में है। तो आप देख लीजिए क्यू यू के बाद ए खोजिए, ए के क्रम में, तो क्यू यू ए, तो यहाँ पर क्वालिटी हो जाएगा। पहला शब्द जो है वो क्वालिटी हो जाएगा, क्यू यू ए
QUA क्वालिटी, यहाँ पर क्वालिटी शब्द पहले नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर QUA, देखिए QUAL, देखिए क्वालिटी में QUAL है, 4 अक्षर मिलान कर लेते हैं। दूसरे स्थान पर QUAR हो जाएगा, तो क्वार्टर, QUAR क्वार्टर। और तीसरे अक्षर पर या तीसरे क्रम पर क्या हो जाएगा, QUEASY। देखिए क्योंकि QUE जो है, देखिए QG में भी है, क्वीन में भी है, तो और क्वेश्चन में भी है, तो यहाँ पर QUEA हो जाएगा। फिर उसके बाद SY, QUEA। तो आपसे पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करते हुए तीसरा शब्द प्राप्त करिए। तो तीसरा शब्द आपका हो जाएगा क्विजी। देखिए QUEASY। अगला प्रश्न है FISH और CLPK। तो जो है फिश और CLPK में जो संबंध है वही नोज का संबंध किस जो है शब्द समूह से होगा। तो इसमें आप देखिए F में से 3 घट रहा है तो C आ रहा है, CDE के बाद F आता है, यानी F-3 बराबर C। I में से, I में जब 3 जोड़ेंगे, IJKL, तो I में 3 जोड़ रहे हैं तो L आ जा रहा है, I+3 बराबर L। और उसके बाद देखिए S, तो S में से 3 घटा दीजिए, S-3, तो आपका क्या आ रहा है, P आ रहा है, PQR के बाद S आता है। और इसी तरह आप H जो है, H में 3 जोड़ दीजिए तो HIJ और K, तो आप देखिए एक बार पहले 3 घटाना है फिर 3 जोड़ना है। तो N में से आप पहले 3 घटाइए, N में से 3 घटाएंगे N-3, तो आपका हो जाएगा K। उसके बाद आप देखिए 3 जोड़ना है, OPQ, और इसमें 3 जोड़ेंगे तो R हो जाएगा। और S में से 3 घटाना है, S में से 3 घटा देंगे आप तो ये हो जाएगा P, यानी PQR के बाद यस आता है। और चौथा है E में 3 जोड़ दीजिए तो E+3 जब आप करेंगे तो E+3 में आपका हो जाएगा E+3, ये EFG के बाद H, तो KRPH हो जाएगा। देखिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, KRPH। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रेखा चित्र में त्रिभुजों की गणना कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपके ऑप्शंस जो दिए गए हैं उसी के आधार पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे जो हैं छोटे छोटे 6 त्रिभुज तो ऐसे ही हो गए। इसके बाद ये 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 त्रिभुज हो गए। इसके बाद आप जोड़िए 1, 6 और 5, तो 1, 6 और 5 ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा 1, 6, 5 ये हो गया एक त्रिभुज। उसके बाद 1, 2, 3 एकदम सीधे सीधे 1, 2, 3 ये जो है 1, 2, 3 त्रिभुज को आप जोड़ेंगे, 1, 2, 3 मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 1, 2, 3 त्रिभुज, ये आपका एक हो गया। उसके बाद आप देखिए फिर आएगा 2, 3, 4, 2, 3 और 4 ये वाला त्रिभुज, 2, 3 और 4, 2, 3, 4 एक त्रिभुज हो गया। फिर आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 प्लस 6, अब ये पूरा जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये भी एक त्रिभुज हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं 2 और 3 भी एक त्रिभुज है। पहले तो आपने देखा था कि 1, 2, 3 और ये 2 और 3 अगर जो आप इसको देखें ये भी एक त्रिभुज है, 2 और 3 भी हो गया। फिर आप देखिए 5 और 4 भी एक त्रिभुज है, यहाँ पर 5 और 4 ये एक त्रिभुज है। इसके बाद 1 और 6 भी त्रिभुज हैं, 1 और 6, तो ये देखिए 1 और 6 भी एक त्रिभुज हो गया। फिर आपका 3, 4, 5 भी एक त्रिभुज हो गया, 3, 4, 5 ये ऐसे एक त्रिभुज हो गया, 3, 4, 5 ये भी एक त्रिभुज हो गया। और 6, 5, 4 आप देख सकते हैं 6, 5, 4, तो अभी 6 को हमने शामिल नहीं किया था, अब यहाँ पर देखिए 6, 5, 4 एक त्रिभुज हो गया। इसके अलावा आप देखिए 6, 1 और 2, तो 6, 1, 2 यहाँ पर देखिए 6 जो है 6, 1 और 2 ये भी एक त्रिभुज हो गया है। तो कुल मिला के कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो जब आप जोड़ लेंगे तो इन त्रिभुजों की संख्या कुल मिलाकर 16 हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी कूट भाषा में पेंट को 74128 लिखा जाता है और एक्सेल को 93596 लिखा जाता है, तो एक्सेप्ट को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो आप देख सकते हैं, इसको जोड़ लीजिए। पी को 7 से, ए को 4 से, आई को 1 से, एन को 2 से और टी को 8 से। इसको आप ऐसे पी को 7 से, ए को आपको 4 से, एन को 2 से और टी को 8 से आप इससे संबोधित करेंगे। और यहाँ पर एक्सेल में तो आप ए को पहले देखिए, एक्सेप्ट में ए को कैसे आप लिखेंगे। एक्सेप्ट में ए को आप जानते हैं 4 से लिखा जाएगा। डबल सी, एक्सेल में जो सी है ये तीसरे क्रम पर, ये सी को 5 से लिखा जा रहा है दोस्तों। ये तीसरे नंबर पे सी 5 है, तो 4 5 फिर 5। फिर ई को आप देख लीजिए, ई एक्सेल में ई है, इसको 9 से लिखा जा रहा है। और पी को 7 से, पेंट में पी को 7 से लिखा जा रहा है। और इसी तरह टी को 8 से। तो 455978, 455978 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर मैट्रिक्स को पूरा करता है? यहाँ पर देखिए 4C, 2B, 3A, 28B, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क है, फिर 45B, 7A, 5A, फिर 15C यहाँ पर दिया गया है। इस प्रश्न को थोड़ा सा आप सोचिए कैसे हल करेंगे। तो आप देखिए 4 और 7 का गुणा आप करेंगे तो 28 आ रहा है। 3 और 15 का गुणा कर दे रहे हैं तो 45 आ रहा है। तो इसी तरह 2 और 5 का गुणा कर दीजिए, 10C आ जाएगा आपका सही उत्तर। तो सही उत्तर ऑप्शन बी है, 10C। अगला प्रश्न है, किसी घन के सभी फलकों को इस प्रकार से पेंट करने के लिए कि किन्हीं दो फलकों का रंग समान न हो, कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता होगी? तो आप देख लीजिए कि अगर जो कोई घन है, यहाँ पर आप कोई घन ऐसे बनाते हैं दोस्तों, आप देखिए घन अगर जो आप बना देते हैं कोई घन, तो आप जब इसको रंगेंगे तो देखिए जब आप इसको रंगेंगे घन को, तो एक अगर जो काला सतह कर दिए ब्लैक, फिर एक रेड और मतलब एक रेड और एक ग्रीन कलर, 3 कलर से 3 फलक को आप रंग दिए, तो ऐसे घनों को रंगने के लिए कम से कम 3 रंगों की ज़रूरत पड़ेगी और अधिक से अधिक 6 रंगों की आवश्यकता होगी। तो याद रखिएगा, यदि किसी घन के सभी फलकों को इस प्रकार से पेंट किया जाए कि किन्हीं दो एक साथ लगे हुए फलकों के रंग समान न हो, तो कम से कम 3 रंगों की आवश्यकता होगी। देखिए ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी की संख्या नहीं है? यहाँ पर एक श्रेणी दी गई है 1, 8, 27, 64, 125। तो इसमें आप देख सकते हैं 1 का घन जो है 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब ये 27 होता है आपका, और 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब आपका ये 125 होता है। और दोस्तों देखिए 6 का क्यूब जो है 217 होता है, और 8 का क्यूब जो है 8 का क्यूब ये 512 होता है, और 9 का क्यूब क्या है? 9 का क्यूब 729 हो जाएगा, और 10 का क्यूब आप जानते हैं 1000 होता है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी श्रेणी की संख्या नहीं है। तो देख लीजिए इसमें से कौन नहीं है। 256, 256, 512, 729 या 1000 में। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 256, क्योंकि 512, 729 और 1000, ये 512, 729 और 1000 क्रमशः ये 8, 9 और 10 के घन हैं, जबकि 256 दोस्तों ये इनमें से किसी संख्या का घन नहीं है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। छाती, ललाट, पेट, कान, पैर और ठोड़ी। तो आप अगर जो सही क्रम में ऊपर से नीचे की ओर व्यवस्थित करें तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले ललाट आएगा। ललाट ये पहले नंबर पर आएगा, तो यहाँ पर पहले 2 हो जाएगा। उसके नीचे कान आएगा आपका, कान जो है ये 4 नंबर पर है। फिर उसके बाद ठोड़ी आएगी, ठोड़ी आपका 6 नंबर पर है। फिर आपकी छाती आएगी 1 नंबर पर है। फिर उसके बाद पेट आएगा जो कि 3 नंबर पर है, और पैर
5 नंबर पर आपका पैर आ जाएगा। तो 2 4 6 1 3 5 ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ये सही अनुक्रम में इन अंगों का व्यवस्थीकरण हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असंगत को चुनना है 15 अगस्त, 26 नवंबर, 14 नवंबर या फिर 26 जनवरी। तो यहाँ पर आप देखिए कि कौन सा सही होगा। ऐसे तो आपको ये दिख रहे होंगे कि ये स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिए 15 अगस्त को ये हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, 26 नवंबर को संविधान को अंगीकृत अधिनियमित किया गया था और 26 जनवरी को इसे लागू किया गया था। तो इस तरह से 14 नवंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर आप अगर जो देखेंगे दोस्तों, तो 14 नवंबर, अगर जो हम 14 को 7 से भाग करें, क्योंकि 7 दिन होता है, तो 7 से भाग करें तो 14 नवंबर में 7 दूनी 14 ये कट जाता है। विषम दिन एक भी नहीं बचते हैं। 14 नवंबर में एक को विषम दिन नहीं है। 15 अगस्त में एक विषम दिन है और इसमें देखिए 5 विषम दिन है, 7 त्रिक 21 और 5 26 और इसी तरह इसमें भी 5 विषम दिन है। तो 14 नवंबर इस दृष्टि से भिन्न हो जाएगा क्योंकि ये 7 से पूर्णतः विभाजित है और कोई संख्याएं 7 से विभाजित नहीं है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। असंगत पद 14 नवंबर है। अगला प्रश्न है संख्याओं के युग्म का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। देखिए 14 12, 28 6, 34 6 और 42 4। इसमें अगर जो आप ध्यान से देखें तो कोई न कोई एक संख्या इन सभी में 7 से विभाजित हो रही है। 14 जो है ये 7 से विभाजित हो रहा है और 12 2 गुणे 2 गुणे 3। लेकिन आप देखिए 14 7 से विभाजित हो रहा है, 28 7 से, 42 7 से। विकल्प सी में कोई भी संख्या 34 या 6 में से कोई भी 7 से विभाजित नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूर्योदय के बाद एक सुबह मोहन और सोहन एक लान में एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं। मोहन की छाया उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही है। सोहन का मुंह किस दिशा में है? तो सूर्योदय किधर से होता है? आप जानते हैं पूरब दिशा से होता है और उस समय यदि किसी व्यक्ति का मुंह पूरब की ओर हो तो उस व्यक्ति की छाया पश्चिम दिशा में बनेगी। यानी मोहन का मुंह उत्तर की ओर है तभी उसकी छाया उसके बाएं ओर यानी पश्चिम दिशा में बन रही है। तो इससे ये कह सकते हैं कि सोहन का जो मुंह है वो दक्षिण की ओर है। आप इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रोफेशनल शब्द के अक्षरों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं बनाया जा सकता है? इसमें देखिए पैशन, फाइनल, नॉर्मल और लेशन। तो इसमें से कौन सा शब्द प्रोफेशन के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है प्रोफेशनल के? तो आप देख लीजिए। पैशन पहले देखते हैं तो पी भी है, ए है, डबल एस है, आई है, ओ है, एन है। पैशन तो बन गया। फाइनल तो FINAL फाइनल भी बन जाएगा। नॉर्मल तो आप देखिए NORM नहीं है यहाँ पर, तो ये नॉर्मल नहीं बनाया जा सकता है। लेशन तो L आप देख सकते हैं, L भी है, E है, डबल SION लेशन बन सकता है। नॉर्मल नहीं बन सकता क्योंकि प्रोफेशनल में कहीं M नहीं आया है, नॉर्मल में M है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं किस विकल्प का अनुसरण किया जा सकता है? ये देखिए सामान्य बौद्धिक योग्यता पर आधारित है। कुछ फल फूल हैं, तो यहाँ पर ऐसे आरेख बन जाएगा। कुछ फल जो हैं ये आपके फूल हैं, तो ऐसे हो जाएगा। कोई फूल नाव नहीं है, तो कुछ फल फूल हैं, यहाँ पे फूल हो जाएगा, यहाँ पे फल हो जाएगा। तो कोई फूल नाव नहीं है, तो यहाँ पर कोई फूल नाव नहीं है, नाव यहाँ अलग हो जाएगा और सभी नावें आपकी नदियाँ हो जाएंगी। ये नाव है, ये रिवर है। तो इसमें से कौन सा निष्कर्ष निकल सकता है? तो आप देखिए इसमें कहा गया है कि कुछ फल फूल हैं, तो कुछ फल फूल हो गए आपके, और कुछ कोई भी फूल नाव नहीं है, कोई भी फूल आपकी नाव नहीं है और सभी नावें नदियां हैं। तो इसके आधार पर क्या निष्कर्ष निकलेगा? निष्कर्ष है कि कुछ फल नदियां हैं। आप देखिए दोस्तों बहुत ही व्यवस्थित प्रश्न है। कुछ फल नदियां हैं, ये आपका सही सुमेलित नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो हम फल ले रहे हैं ये नदियों से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, रिवर से। कुछ नदियाँ नावें हैं, तो आप देख रहे हैं कि कुछ नदियाँ जो हैं वो नाव है, क्योंकि नाव नदी है, सभी नावें नदियाँ हैं, तो कुछ नदियाँ नावें हैं, ये आपका सही है। कुछ नदियाँ फल हैं,
तो आप देखिए कुछ नदियाँ फल हैं, तो ये आपका सही निष्कर्ष नहीं निकलता है। कुछ फूल फल हैं, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ फूल आपके फल हैं। तो 2 और 4 आपके निष्कर्ष सही निकल रहे हैं। कौन सा विकल्प केवल 2 और 4 अनुसरित होते हैं? ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। यदि टैलेंट का कूट XEPIRX हो तो सर्च को कैसे लिखेंगे? तो आप देख सकते हैं टी टी में 4 जोड़िए, TUVWX। टी में 4 जोड़ेंगे तो X आएगा। ए में आप 4 जोड़िए तो E आ रहा है, BCDE। और L में 4 जोड़ेंगे तो LMNO, उसके बाद P आ रहा है। E में 4 जोड़ेंगे तो I। तो इसी तरह आप सर्च में S में 4 जोड़िए तो STUVW आ जाएगा। EFGHI आ गया। ए का आप जानते ही हैं कि E आ रहा है, R का V हो जाएगा। इसी तरह C का आपका G होगा और H का L होगा। तो WIEVGL ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपके ये जीके का भी प्रश्न है। ड्यूमा का संबंध रूस से उसी प्रकार है जिस प्रकार शोरा का संबंध किससे है? तो आप जानते हैं ड्यूमा रूस की संसद भवन का नाम है, और उसी तरह अफगानिस्तान के संसद का नाम शोरा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या आपको ज्ञात करना है। 7, 28, 63, 124, 215, 342 और 511। ये जो आपकी श्रृंखला दी गई है, इनमें से आपको सही श्रृंखला बनानी है। तो यहाँ पर देखिए 7 को अगर जो आप ये क्रम देखेंगे तो 7 दो का जो घन है, 2 दूनी 4 दूनी 8 में से 1 7 हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए 3 का घन, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 में से 1 गया 26 होगा। और 4 का घन, तो 4 चौके 16 चौका 64 में से 1 63 हो जाएगा। 5 का घन 125 में से 1 गया 124। 6 का घन कितना हो जाएगा? 6 का घन 216 में से 1 गया 215। और 7 का घन ये 343 हो जाएगा, जिसमें से 1 गया 342। तो इसमें देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 में से 1 गया 26 होना चाहिए, 28 नहीं। तो श्रृंखला में जो 28 वाला पद है ये गलत है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया था। एक बंदर 12 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पर चढ़ता है। पहले मिनट में वह 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। ध्यान से पढ़िएगा। और इस तरह वह कितने समय में खंभे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा? तो आप देखिए बंदर द्वारा पहले मिनट में वो कितना चढ़ता है? 2 मीटर चढ़ता है। और दूसरे मिनट में फिसली गई दूरी, तो दूसरे मिनट में ये क्या करता है? 1 मीटर नीचे फिसल आता है। तो कुल मिलाकर 2 मिनट में वो कितनी दूरी तय करता है? केवल 1 मीटर तय करता है। तो 2 मिनट में केवल 1 मीटर, क्योंकि 2 चढ़ता है 1 उतर आता है, तो केवल 1 मीटर। तो इस तरह बंदर जो है 10 मीटर तक इसी तरह से चढ़ेगा। 12 मीटर ऊंचा खंभा है, 10 मीटर तक चढ़ेगा। तो 10 मीटर में वो कितना समय लगाएगा? 20 मिनट लगाएगा। और अंतिम समय में क्या करेगा? अंतिम बार जब वो खंभे के शीर्ष के पास पहुंचने वाला होगा तो वो 1 मिनट में 2 मीटर चढ़कर खंभे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा। तो उसके बाद उसको फिसलने में समय नहीं लगेगा। तो 10 मीटर पहले चढ़ेगा तो उसमें 20 मिनट का समय लगेगा, और अगले मिनट में जो 2 मीटर चढ़ेगा वो शीर्ष पर पहुंच जाएगा। तो 21 मिनट, 20 + 1 21 मिनट आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इन त्रिभुजों को आप एक क्रम से आप जोड़ लीजिएगा दोस्तों। तो अगर इन त्रिभुजों को देखिए 1 2 आप 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इस क्रम से आप जोड़ेंगे तो देखिए 1 2 के बाद एक त्रिभुज यहाँ बनेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि फिर उसके बाद एक त्रिभुज का निर्माण कहाँ होगा? एक त्रिभुज का निर्माण ये बड़े पे होगा, इस कोने पर, एक कोने पर, इस कोने पर। तो ऐसे करके जब आप जोड़ते जाएंगे, यहाँ पर भी देखिए एक त्रिभुज आपका बन रहा है, और
जब आप इस तरह से जोड़ते जाएंगे दोस्तों, तो सारे जो त्रिभुज हैं उनकी संख्या हो जाएगी 15। तो विकल्प डी में आपके 15 त्रिभुज हो जाएंगे, 15 त्रिभुज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या आपको बतानी है। यहाँ पर 60, 180, 90, 270 लुप्त संख्या और 405 दिया गया है। तो सबसे पहले इस श्रेणी का आपको क्रम या संबंध निकालना पड़ेगा। देखिए 60 में 3 का गुणा करिए, तो 60 गुणे 3, 60 गुणे 3 आपका 180 आ रहा है। फिर 180 में 2 का भाग दे दीजिए, 180 भागा 2 90 आ रहा है। 90 में आप 3 का गुणा करिए तो 270 आ रहा है। 270 में आप अगर जो 2 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 135। 270 में अगर जो आप भाग देंगे 2 का तो 135 आएगा, 135। और 135 में दोस्तों देखिए 135 में 3 का गुणा करिए तो कितना आएगा, तो 135 में 3 का गुणा करेंगे, 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 3 का 9, 1 10 के 0, 3 एकम 3 1 4, 405। तो ये श्रृंखला आपकी कंप्लीट हो गई। सही उत्तर आपका 135 हो जाएगा। 270 में 2 का भाग देंगे तो 170, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कूट संकेतों में से सही विकल्प द्वारा अनुक्रम को पूर्ण कीजिए। देखिए EGIK में जो संबंध है, EGIK का संबंध फिलो से है। इसी तरह FHJL का संबंध किससे है? तो आप देखिए E में 1 बढ़ाइए तो F आ रहा है, E से F होने में EF। और GHI, तो देखिए G में 2 बढ़ाएंगे तो आपका I हो रहा है। I में IJK, तो IJK के बाद यल हो रहा है, 3 बढ़ाना पड़ रहा है। और KLMN उसके बाद हो रहा है तो 4 हो रहा है। तो 1 2 3 4 एक क्रम से बढ़ रहे हैं। तो F में 1 बढ़ाइए तो कितना होगा, G हो जाएगा। H में 2 बढ़ाइए तो HIJ हो गया। और J में 3 बढ़ाएंगे, JKLM हो जाएगा आपका। और L में आप 4 बढ़ा दीजिए दोस्तों तो P हो जाएगा। तो GJMP, GJMP कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये जो संबंध पहले कूट में है, दूसरे का संबंध GJMP से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितने ऐसे 4 हैं जिनके पहले 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं है? तो इसमें आपको सबसे पहले 4 को खोजना है और उसमें से ये देखना है कि किसके पहले 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पहले 4 को टिक कर लीजिए, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है। इसके अलावा 4 देखिए यहाँ पर है, फिर आप देख सकते हैं 4 यहाँ पर है और फिर यहाँ पर 4 है। तो आपको 2 कंडीशंस दी गई हैं, कितने 4 हैं जिनके पहले 7 हैं और बाद में 3 नहीं है। तो पहला तो यही हो गया, इसके पहले 7 है लेकिन बाद में 2 है, 3 नहीं है। यहाँ पर देखिए 4 के पहले 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं बल्कि 6 है। यहाँ पर आप देख लीजिए ये 4 है, इसके पहले 7 है, बाद में 1 है, 3 नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये 7 पहले तो है लेकिन बाद में 3 है, इसलिए ये हमारे काम का नहीं है। और यहाँ पर एक देखिए 7 है पहले 4 के और बाद में 6 है यानी 3 नहीं। तो 1 2 3 और 4 आपके ऐसे कूट हो जाएंगे जिनमें पहले जिन 4 के पहले 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं है। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, ये 4 हो जाएंगे, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, लड़कों की एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 10वें स्थान पर है। तो ए जो है बाईं ओर से 10वें स्थान पर है और बी दाईं ओर से 9वें स्थान पर है। यदि दोनों अपने स्थानों को आपस में बदल देते हैं तो ए बाईं ओर से 15वें पर हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या जो होती है, इसका एक सामान्य सा फार्मूला है, ए का स्थान बदलने के बाद बाईं ओर से स्थान प्लस बी का स्थान बदलने से दाईं ओर से स्थान -1। तो ए बाईं ओर से पहले 10वें स्थान पर है और बी दाईं ओर से 9वें स्थान पर है। दोनों अपने स्थानों को आपस में बदलते हैं तो ए बाईं ओर से 15वें स्थान पर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 15 + 9 - 1 बराबर 23 हो जाएगा। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो है पंक्ति में कुल लड़के 23 हो जाएंगे।
अगला प्रश्न, कुछ जो स्थितियां दी गई हैं उनको सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें प्रस्तुति, संस्तुति, आगमन, चर्चा और परिचय दिया गया है। तो सबसे पहले कोई हमारे यहाँ आता है, उसके बाद उसका परिचय होता है, मतलब ये पहले नंबर पर हो जाएगा। 3 जो है 3 पहले नंबर पर, उसके बाद परिचय होता है, फिर 5 आ जाएगा। उसके बाद परिचय के बाद प्रस्तुति होती है, 1 हो जाएगा, और प्रस्तुति के बाद चर्चा होती है यानी 4 हो जाएगा, और फिर उसके बाद उसकी संस्तुति होती है तो 2। 3 5 1 4 2, 3 5 1 4 2 जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों में स्मिता का नाम ऊपर से स्थान से 16वां और नीचे से 29वां था। 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी और 5 छात्र उसमें अनुत्तीर्ण रहे। कक्षा में कुल कितने छात्र थे? तो आप देखिए दोस्तों, उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों की संख्या बराबर अस्मिता का ऊपर से स्थान प्लस अस्मिता का नीचे का स्थान -1। तो इसमें आप देखिए 16 प्लस 29 -1, तो ये 44 हो गया। और अब देखिए कुल छात्रों की संख्या आपको बताना है। तो ये उत्तीर्ण छात्रों की संख्या प्लस अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या प्लस परीक्षा छोड़ने वालों की संख्या। तो उत्तीर्ण, देखिए कुल छात्रों की संख्या को जब कैसे निकलेंगे, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, तो ये हो गया 44 उत्तीर्ण छात्र हो गए, प्लस देखिए अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, तो 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी, 5 अनुत्तीर्ण रहे, तो 5 और 6, तो 44 और 11 कितना हो गया? ये हो गया आपका 55। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 55 छात्र कक्षा में कुल थे। अगला प्रश्न है, रवि ने पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया। 1 किलोमीटर चलने के उपरांत वह दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है। 5 किलोमीटर चलता है, पुनः वह पूर्व की तरफ मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अंतिम बार वह उत्तर की तरफ मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अपने प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी पर है? तो पहले आप यहाँ एक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट बना लेंगे। यहाँ से आप जब देखेंगे रवि ने पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया, तो पूर्व की ओर चल रहा है और कितना? 1 किलोमीटर वो चलता है। देखिए यहाँ से 1 किलोमीटर, ये शुरुआती बिंदु है आपका, यहाँ पे मैं स्टिक लगा दे रहा हूँ। यहाँ से कह रहा है कि ये पूरब की ओर 1 किलोमीटर चला। 1 किलोमीटर चलने के बाद वो दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो दक्षिण की ओर ये 5 किलोमीटर चल गया। अब कह रहा है पुनः वह पूर्व की तरफ मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से 5 के बाद वो 2 किलोमीटर पूरब की ओर चलेगा, 2 किलोमीटर। इसके बाद अंतिम बार वह उत्तर की तरफ मुड़ता है, तो यहाँ से उत्तर ऊपर जाएगा और वह 9 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ 5 तो चला ही था, 4 किलोमीटर और यहाँ पर 9 किलोमीटर इस सीधे से चल गया। और अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो आप यहाँ पे ऐसे एक विकर्ण के आधार पर इसको लगा सकते हैं। 1 किलोमीटर यहाँ चला था और 2 किलोमीटर यहाँ, तो 3 किलोमीटर चला, और ये जो है आप देखिए यहाँ पे 2 किलोमीटर चला है, यहाँ पे 2, तो 1 किलोमीटर यहाँ, 2 किलोमीटर यहाँ, 4 किलोमीटर यहाँ पर चला, क्योंकि 5 यहाँ तक था, 9 किलोमीटर चलता है। तो ये हो गया, आप देख सकते हैं कि 4 किलोमीटर यहाँ हो गया और आपका 3 किलोमीटर यहाँ पर हो गया। ये पूरी दूरी 3, 2 + 1 3। तो अब ये इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए कड़ी में 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, कड़ी में 25 और इसका मान 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये अपने मूल बिंदु से जो है ये रवि 5 किलोमीटर दूर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र शरीर, कान, मुंह के संबंध को सही तरीके से दर्शाता है? तो देखिए दोस्तों, मुंह जो है शरीर का भाग है, कान मुंह का भाग है, और ये विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? देखिए जो हमारा कान होता है, कान, तो ये कान हमारे मुंह जो है हमारे शरीर का भाग है और कान मुंह का भाग है। तो यहाँ पर ये कान कर दीजिए, और इसके अलावा मुंह, तो कान जो है मुंह के अंदर शामिल हो गया, और हमारा शरीर जो है इन सभी के ऊपर हो जाएगा, तो बॉडी हो गई। तो KMB इस तरह का जो विकल्प हो जाएगा ये कौन सा? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। आप देख लीजिए, शरीर, कान और मुंह का संबंध इस तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है।
अगला प्रश्न है कि 4 पुरुष ए बी सी और डी और 4 महिलाएं WXYZ एक मेज के चारों तरफ एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। इसमें कुछ कंडीशंस आपको दी गई हैं कि कोई भी 2 पुरुष अथवा 2 महिलाएं साथ साथ नहीं बैठे हैं। WB के दाहिनी तरफ बैठी है, XY के सामने और A के बाईं तरफ बैठी है और CZ के दाहिने तरफ बैठा है। तो पहले इनको आप व्यवस्थित कीजिए। A B C और D, देखिए A B C और D पुरुष हैं और महिलाएं WXYZ। तो इसमें आप देखिए कि सबसे पहले A को आप कहीं व्यवस्थित कीजिए। A यहाँ पर आपका व्यवस्थित हो गया। इसके बाद कह रहा है कि A के बाद A B C और D, तो आप यहाँ पे A B और देखिए C और D को ऐसे व्यवस्थित कर दीजिए। पहले पुरुषों को फिर महिलाओं को करेंगे। और कह रहा है कि 2 पुरुष और 2 महिलाएं एक साथ नहीं रह सकती, तो ये दूर दूर ही रहेंगे। और कोई भी 2 पुरुष अथवा महिला साथ साथ नहीं बैठे हैं। WB के दाहिनी तरफ बैठी है, तो WG जो है ये जो है दोस्तों कह रहा है कि WB के दाहिनी तरफ बैठी है, तो B के दाहिने यहाँ पर आप W को ले लीजिए, ये महिला हो गई। इसके अलावा YX के सामने और A के बाईं तरफ, तो A के बाईं तरफ Y हो गया। और आप देखिए कि ये जो है किसके सामने, X के सामने, तो इनके सामने X हो जाएंगे। और इसके बाद कह रहा है कि CZ के दाहिने तरफ बैठा है, C, तो यहाँ पर आप Z को कर लीजिए, CZ के दाहिने तरफ बैठा है। तो अब जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है, तो वे 2 कौन हैं जो D के दोनों तरफ बैठे हैं। तो आप देख सकते हैं D के दोनों तरफ Y और W बैठे हैं। आप देख सकते हैं Y और W, तो Y और W कौन सा है, ऑप्शन A आपका सही उत्तर है। ऑप्शन A, D के दोनों तरफ Y और W बैठे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी निश्चित कोड भाषा में 15789 को HTZAL और 2346 को NPSU के रूप में लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में 23549 को किस भाषा में लिखा जाएगा। तो 23 को NP, तो सबसे पहले यहाँ देखिए 23 को NP लिखा गया है, तो NP तो आपका पहले आ जाएगा। उसके बाद 5 को कैसे लिखा जा रहा है, NPS। 5 को 235, NPS आपका जो है 235 को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले तो आपने NP लिख लिया है दोस्तों, और उसके बाद 5 जो है ये 5 को T के रूप में लिखा जा रहा है। तो आप देखिए 15 का ये जो है 5 को T, तो NPT हो जाएगा। इसके बाद 4 आप देखिए 4 को किस रूप में, तो 4 को जो है S के रूप में, NPTS हो गया। उसके बाद जो है 9 को आप यहाँ से देख सकते हैं 9 को 6 के रूप में, तो 9 को L के रूप में, NPTSL। NPTSL ऑप्शन C आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो देख लीजिए NPTSL ये जो है इसका कूट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृति में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप देखिए 4 5 6 2 3 7 1 8 3 और 21 98 और ये लुप्त संख्या आपका दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले आप संबंध सेट करिए, तभी आप इसका उत्तर दे पाएंगे। आप संबंध कैसे सेट करेंगे, देखिए जिस तरह से 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये जो है दोस्तों 21 होता है। 4 यानी 16, 4 20 1 21, और 5 का स्क्वायर 25, 9 और 64 ये 98 होता है। तो उसी तरह 6 का वर्ग, 7 का वर्ग और 3 का वर्ग, तो 36, 6 का वर्ग 36 प्लस 49 प्लस 9, 9 9 18 6 18 6 24 और 3 4 7 2 9, तो ये 94 हो जाएगा। आपका सही उत्तर ए हो जाएगा। पहले आप जो है अन्य 2 कॉलमों का आप संबंध सेट करेंगे, उसी आधार पर जो लुप्त संख्या है उसको बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक प्रश्न और है, इसी तरह सर्च करना है। ये एक जो है आकृति दी गई है और इसमें कुछ अंक दिए गए हैं, तो आपको इसमें से लुप्त अंक को दर्शाना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए आप संबंध सेट करिए। 7 में 2 का गुणा 7 दूनी 14 और 4 18, 18 दूनी 36, 4 40, 40 दूनी 80 और 2
40 दूनी 80 और 80 और 4, देखिए 40 दूनी 80, 4 कितना हो गया 84, और 84 दूनी हो जाएगा आपका, आप देखिए दोस्तों 84 दूनी जो है 168 और 4 72 हो जाएगा। 172 गुणे 2 करेंगे आप तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 4 2 एकम 2 1 3, 344 और 4 348। तो संबंध आपका सेट हो गया। 40 दूनी 80 प्लस 4 84। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है और ई डी की माँ है, तब ए का डी से क्या संबंध होगा। आप देखिए ए जो है बी की बहन है, तो यहाँ पर ए और ये बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है। उसके बाद कह रहा है कि सी बी की माँ है, तो यहाँ पर ये सी हो जाएगा और ये माँ है बी की, सी माँ है। डी सी का पिता है, तो डी को पिता कर लेते हैं, डी जो है सी का पिता है। और देखिए ई डी की माँ है, ई जो है एक यहाँ पर ई है, ये डी की माँ है, ई माँ है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ए जो हो जाएगा, ये पूछ रहा है ए और डी का क्या संबंध है, तो आप देख सकते हैं कि डी की पोती हो जाएगी ए। तो देखिए विकल्प बी आपका सही उत्तर है, बी जो है ए की पोती है। अगला प्रश्न है, यदि आप 1 से 100 तक की सभी संख्याएं लिखते हैं तो आप कितनी बार 3 लिखते हैं। तो 1 से 100 तक की सभी संख्याएं आप लिख लीजिए। पहले तो 3 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, फिर 23 हो जाएगा, उसके बाद आपका 30 होगा। फिर आप देखिए तो 31, 32 और 33 में यहाँ 2 बार 3 आएगा, फिर 34, 35, 36, 37, 38, 39 तक जाएगा। उसके बाद 43 होगा, 53 होगा, 63 होगा, 73 होगा, 83 होगा और 93। तो ये संख्याएं कितनी हो जाएंगी, ये टोटल संख्याएं आपको 20 बार लिखा जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। 31 से 39 तक जो संख्याएं लिखी जा रही हैं, तो इसमें 33 2 बार प्रयुक्त हुआ है, गिन लेंगे जब आप तो ये 20 बार आएंगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उनके आधार पर सही उत्तर दीजिए। पहले कथन में रमा सोनम से उम्र में बड़ी है, और रमा जो है यहाँ पर रमा जो है ये बड़ी है किससे, सोनम से, और पूनम जो है रमा से उम्र में बड़ी है। तो यहाँ पर आपका पी हो जाएगा, पूनम रमा से भी बड़ी है और सोनम पूनम से उम्र में बड़ी है। तो सोनम जो है ये पूनम से भी बड़ी है, ये सोनम। तो आप देखिए कौन सा कथन सही है। तो पहले 2 कथन के अनुसार तीसरा कथन असत्य है। ये कौन सा, कि सोनम पूनम से उम्र में बड़ी है। तो आप देखिए ये कह रहा है कि पहले 2 कथन सत्य हैं, तो तीसरा कथन क्या है, तो तीसरा कथन आपका जो है असत्य हो जाएगा। सोनम जो है ये पूनम से भी बड़ी है। तो आप देखिए रमा या सोनम पूनम से उम्र में बड़ी है, तो 2 कथनों के अनुसार तीसरा कथन असत्य हो जाएगा। सोनम पूनम से उम्र में बड़ी है, ये आपका असत्य हो जाएगा। ऑप्शन जो है सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शब्दों के विषम युग्म को चुनिए। आयतन जो है लीटर, आयतन लीटर में मापा जाता है। दबाव जो है बैरोमीटर, ये बैरोमीटर से मापा जाता है। लंबाई को मीटर में मापा जाता है और अवरोध को या प्रतिरोध को ओम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि देखिए पहले शब्द का मात्रक दूसरा शब्द है, यानी आयतन का मात्रक लीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, अवरोध का मात्रक ओम है, लेकिन दबाव का मात्रक बैरोमीटर नहीं होता है और ये दबाव मापने का यंत्र होता है। तो बी जो है आपका विषम युग्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला को सही विकल्प द्वारा पूर्ण कीजिए। 3, 2, 6, 8, 18, 40 और उसके बाद क्या आएगा आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए 3 और 2 का गुणा, 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18 और 18 तियाँ 54, 18 चौक 72। तो यहाँ पर 72 आना चाहिए, क्योंकि 2 चौके 8, 8 पचे 40। तो ऐसे एक एक क्रम से गुणा किया जा रहा है।
तो यहाँ पर 72 सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 3 में 2 से गुणा करेंगे 6 आएगा, 6 में 3 से गुणा करेंगे 18, फिर 18 में 4 से 72 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ प्लस और भाग का अर्थ ऋण है, तब आप देख सकते हैं कि 6 भागा 10 माइनस 4 गुणे 12 प्लस 6 कितना होगा। तो यहाँ पर आप 6 भागा 10 है, तो आप इसको 6 माइनस 10 करेंगे। माइनस का अर्थ माइनस की जगह पे आप 6 माइनस 10 गुणे 4 कर लेंगे और गुणे के स्थान पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो प्लस 12 और प्लस के स्थान पर भाग 6 कर लेंगे। तो आप गुणा कर लीजिए। आप देखिए 6 माइनस 10 गुणे 4 प्लस 2, तो आप हो जाएगा 6 में से 40 और प्लस 2 तो 8, 6 2 8 हो जाएगा। 8 में से 40 माइनस 32 आपका उत्तर आ जाएगा, माइनस 32 सही उत्तर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए ब्लड रिलेशन पे है। एक व्यक्ति किसी फोटोग्राफ को दिखाते हुए कहता है कि फोटोग्राफ में दर्शित महिला मेरे भांजे की नानी है। फोटोग्राफ की इस महिला का उस व्यक्ति की बहन से क्या संबंध है जिसकी अन्य कोई बहन नहीं है। तो आप देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि फोटोग्राफ में दर्शित महिला मेरे भांजे की नानी है। तो एक महिला है जो बुढ़ी है, तो मेरे भांजे मतलब मेरे बहन के लड़के की नानी, भांजा मेरी बहन का लड़का हुआ और उसकी नानी जो है ये महिला मेरे भांजे की नानी है। और फोटोग्राफ की इस महिला का उस व्यक्ति की बहन से क्या संबंध है जिसकी अन्य कोई बहन नहीं है। तो वो महिला उस व्यक्ति की बहन की माँ यानी उसकी माँ होगी। तो विकल्प सी आपका सही उत्तर है। जैसे कह रहा है कि कोई जो महिला है मेरे भांजे की नानी है, तो मेरे भांजे की नानी मतलब मेरे बहन की लड़की हुई और महिला का उस व्यक्ति की बहन से क्या संबंध है, तो मेरी बहन जो है उस लड़के की माँ हुई। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। महासागर, प्रशांत महासागर और द्वीप। तो देखिए ग्रीनलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड और बोर्नियो। तो आप इसका संबंध कैसे दिखाएंगे। महासागरों में सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। उसी प्रकार देखिए द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज के जो सेट हम सॉल्व कर रहे हैं इसका आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मेढक, बाज, टिब्बा, टिड्डा, सांप और घास। तो इसमें आप देखिए ये खाद्य श्रृंखला है, इसमें सबसे पहले घास आ जाएगी। घास का स्थान 5 पर है। घास को टिड्डा खाता है यानी 3 आ जाएगा। टिड्डे को मेढक खाता है 1 आ जाएगा। मेढक को सांप खाता है 4 आ जाएगा और सांप को बाज खाता है तो ये 2 आ जाएगा। 5 3 1 4 2। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर आपका 5 3 1 4 2 का ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने क्या सॉल्व किया, सीसैट पेपर जो यूपी पीसीएस के अंतर्गत आता है उसमें सामान्य बौद्धिक योग्यता यानी जनरल मेंटल एबिलिटी के 2020 और 2021 में पूछे गए सभी प्रश्नों को हमने सॉल्व किया है और ये प्रश्न आपके सोचने, समझने और सामान्य बौद्धिक योग्यता के विकास में सहायक होंगे। और सभी प्रश्नों को हल करते समय उसकी व्याख्या इसलिए बताई गई है कि आप तार्किक ढंग से और उन प्रश्नों को जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे उनको आप सही ढंग से सोच सकें। अपने सोचने का दायरा बढ़ाइए कि कोई भी जो विकल्प है उसमें किस तरह का या कोई भी प्रश्न दिया गया है उसमें किस तरह का संबंध दर्शाया गया है। तो उसी के आधार पर आप जो लुप्त संख्या है या फिर जो संख्या गलत है उसको आप सही से सर्च कर लेंगे। इसके अलावा ब्लड रिलेशन, संख्या क्रम और दोस्तों जो दिशा का ज्ञान है उसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सीसैट का पेपर इतना कठिन नहीं है, थोड़े से अभ्यास से और प्रयास से आप इसमें 33% अंक तो आसानी से ला ही सकते हैं। सामान्य बौद्धिक योग्यता के जो प्रश्न अभी आपने सॉल्व किए हैं इसमें सामान्य तौर पर 20-22 प्रश्न पूछे जाते हैं हर वर्ष। तो इसमें से आप 20 में से अगर आप 15 प्रश्न भी सही कर लें तो अन्य पार्ट्स को मिलाकर आसानी से आप 33 प्रश्न सही कर सकते हैं। तो 20 में से 15 आप आसानी से सही कर लेंगे, इतना कठिन नहीं आता है। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी रखिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।